हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम में वो यहाँ H+ लिख दे तब भी बात वही है, या ब्रैकेट में लिखे कि एसिडिक है, ठीक है ना। तो उसने H+ लिखा नहीं है यहाँ पे। अगर होता तो उस H+ को हम नहीं देखते, मतलब उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली वो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले, ये +6, ये +4, ये +3, ये +6। ये जा रहा है इसमें, कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन, और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब। तो हमने सबसे पहले इनको सेपरेट किया, Cr2O7 -2 से किसमें गया, Cr+3, और दूसरी रिएक्शन SO3 -2 से SO4 -2। तो सबसे पहले मैं क्रोमियम बैलेंस करूं, यहाँ 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 14H+, लास्ट क्लास में कर चुके हैं अपन ऐसा, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए -2 + 14 + 12 और +6। अंतर दोनों में 6 का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसको मैंने नाम दे दिया A इंटू, ये बाद में देखते हैं अपन। सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन इधर कम है, कितना कम है, 1। तो वाटर मॉलिक्यूल कितना जोड़ा, 1। 2H+ इधर आ गए, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो बैलेंस करने के लिए 2H+ जोड़े हमने इस साइड, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चार्ज -2 बराबर है, इधर 0, इधर +2, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उधर क्या जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन। इसको नाम दिया B। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए ×1 और ये ×3, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आंसर क्या आने वाला है, Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H+ से 2Cr+3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 4H2। ठीक है। अब इस आंसर में आप लास्ट स्टेप में किसी एक चीज को देख लो या फिर चार्ज देख लो। -2 -6 -8 + 8 0 और +6 -6 यानी कि 0। या तो चार्ज से देख लो या एटम से देख लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। ऑक्सीजन से देखें तो 7 7 + 9 16 और इधर 12 + 4 16। सही है। ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का, तो बेसिक मीडियम में ट्रिक यूज करके कर सकते हैं हम हमेशा, ठीक है ना। मतलब ज्यादा बेटर उसी से करना होगा, हम मेथड से सोल्व ना करें, जैसा मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास। पर अगर अपन करना चाहें मान लो उससे, तो Cl2 से Cl- यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करें, 0 + 5 -1 + 7। तो ये तो गया इसमें प्रोडक्शन और ये गया इसमें ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई करने के बाद अलग अलग करके लिख लिया, IO3- से IO4-। पहले वाले केस में क्या होगा, 2Cl इधर मैंने बैलेंस कर ही दिया ऑलरेडी, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन A। इधर आ जाऊं मैं, आयोडीन बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, अंतर है 1 ऑक्सीजन का। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। कितना जोड़ना है, जिन दोनों का अंतर है। अंतर कितना है, 1। और जिधर वाटर जोड़ा है उसके अपोजिट साइड में दुगनी संख्या में OH- जोड़ देने हैं, तो 2OH- जोड़ा। अब बचा चार्ज, -1 -2 -3 और इधर -1, तो इधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, चार्ज बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास B × 1 A × 1। ठीक, यानी कि जोड़ के लिख दूं, Cl2 + IO3- + 2OH- से 2Cl- + IO4-
प्लस H2, ये आंसर हो गया। इसको आप एसिडिक मान के भी सोल्व कर सकते थे। चार्ज को क्रॉस वेरीफाई कर लें तो 0, -1, -2, -3, -2, -1, -3। समझिए बात। तो ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपके पास क्रॉस चेकिंग का तरीका है फाइनल आंसर में, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको एक आसान क्वेश्चन माने, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिकली करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजीली हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसके लिए क्या बोल दिया है आपको कि एसिडिक मीडियम मान के उससे सोल्व कर लो, बाद में आंसर में H+ दिखाई देंगे तो दोनों तरफ OH माइनस जोड़ के उसको हटा दो। समझिए बात। ये जो केस हमने किए हैं इसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बार है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में एक कंपाउंड से 2 एलिमेंट बने या 2 कंपाउंड बने और दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहां तो क्लियर कट ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, तो एक से एक का ही रिलेशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीडाइज होकर 2 कंपाउंड में चला जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें 2 जगह आपको ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा हो या 3 जगह रिडक्शन दिखाई दे रहा हो, तो रूल ये है कि जिनका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको एक साथ लिख देना है और जिनका भी रिडक्शन हो रहा है उनको एक साथ लिखना है। मतलब कि जिन भी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा वो इधर लिख दिए मान लो हमने, तो जिनका भी रिडक्शन होगा वो इधर लिख दिए साथ में, अगर मल्टी रिएक्टेंट हुए तो, है ना। उसमें बेस क्वेश्चन करते हैं अपन कैसे। लीजिए सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली का है, सल्फाइड का एग्जांपल है ये, तो मुझे -2 स्टेट में लेना है। तो ऑर्सेनिक कौन सी स्टेट में आएगा सोल्व करेंगे, सही है। NO3- में नाइट्रोजन +5। नॉर्मली ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है नॉर्मली, पर ये भी चेंज कर सकता है अगर मान लो इधर पेरोक्साइड्स आ जाए, ठीक है। तो यहां मैं ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन -2 ही है, क्योंकि ना तो कोई पेरोक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है। यहां ऑर्सेनिक +5, नाइट्रोजन या +2 और सल्फर अकेला है जो कि क्या लेंगे हम, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला दिखाई दे तो वो 0 ही होगा, ठीक है ना। चाहे सल्फर लिख दे चाहे सोडियम लिख दे, 0 ही मानना है अकेले एलिमेंट को। अब यहां से मैं देखूं कि ये +3 से कहां चला गया, +5। इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक। यहां पे NO3- +5 से ये +2 गया, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन, सही। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं सल्फर के केस में, तो सल्फर यहां पे 0 में जा रहा है, तो -2 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है, -2 से 0, तो ये चीज तो ध्यान देनी है अपन को, साइन को भी देखना है अपन को कि अपन -2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड, तो ये तो बढ़ रही है ना एक तरह से। अगर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव से 0 हो रही है तो उसे तो हम बढ़ना बोलेंगे, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो चीज क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ये लाइन सबको याद है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन और घटेगा तो रिडक्शन। तो अपना पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर आइडेंटिफाई करना कि किनका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो यहां अपन देख सकते हैं 2 कंपाउंड का 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रूल ये है कि जिनका भी ऑक्सीडेशन होगा वो एक साथ लिखने हैं, जिनका भी रिडक्शन होगा वो एक साथ लिखने हैं। यानी अगर मैं यहां पे AS2S3 लिखूं तो उसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा H3ASO4 प्लस साथ में सल्फर, और इधर मुझे लिखना पड़ेगा NO3- से NO। मीडियम हमने बोला है एसिडिक है, तो एसिडिक मान के ही बैलेंस कर रहा हूं। सबसे पहले एटम्स वो बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अदर देन। तो यहां पर सल्फर जो है, सल्फर ऑर्सेनिक को पहले बैलेंस कर लेंगे। ऑर्सेनिक 2 है तो मैं यहां आगे क्या लगा दूं, कोफिशिएंट ऑर्सेनिक के आगे यहां कोफिशिएंट लगा दूं मैं
सल्फर के आगे क्या कोफिशिएंट लगा दूं 3 और ये चीज हो गई सल्फर के लिए। जब हम आर्सेनिक और सल्फर बैलेंस कर चुके हैं तब किसकी बारी आएगी ऑक्सीजन की। ऑर्डर क्या है अदर एलिमेंट देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन देन चार्ज। इस सीक्वेंस में ही हम बैलेंसिंग करेंगे। अब किसकी बारी आई ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो इधर मैं क्या कर दूं प्लस 8H2, सही है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बारी आई हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 16, इधर 6 है, अंतर कितने का है 10 का, तो मैं यहां जोड़ूं H प्लस कितने 10। अब बारी किसकी आई चार्ज की। चार्ज अगर यहां देखूं 0 0 0 0 या प्लस 10, तो इस साइड में 10 ही क्या जोड़ दूं 11, ठीक। इसको मैं नाम दे दूं A। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना भाई। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। बच्चा बैलेंसिंग पढ़ लेता है, मैं भी ये सोच के पढ़ा देता हूं कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब उसे क्वेश्चन दिया जाता है तो ढेर हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत टिपिकल चीज नहीं है, शांत दिमाग रख के आप करेंगे तो आराम से जो है टोटलिटी में नहीं देखना है कंफ्यूजिंग टर्म। तरीका वही है कि पहले दूसरे एलिमेंट बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो अलग लिख के कर लें कि 0 + 0 से इधर 0 + 0 + 10। अब इनका अंतर देख लोगे आप, 10 का अंतर है। इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ने जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने। कितने जोड़ने ने दोनों का अंतर। इधर आ जाते हैं अपन NO3- से NO, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करूं, कितना अंतर है दोनों साइड में, तो मैं इस साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देता हूं। क्या बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब किसकी बारी है हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर 0, तो मैं H+ जोड़ दूं कितने। अब चार्ज की बारी आई, अलग से लिख दूं चाहूं तो -1 + 4, और इधर आया 0 + 0, यानी कि +3 से 0। अंतर कितने का है 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है इस साइड, तो +3 इलेक्ट्रॉन, सही है। ये हमने B लिख दिया और ये A लिख दिया। अब मुझे किस चीज को कैंसिल आउट करना है, इलेक्ट्रॉन को। क्या करें A × 3 और B × 10, ठीक है। किसी ने ये सही किया था क्या क्लास में, बढ़िया बहुत अच्छा। तो लास्ट आंसर बता दीजिए मेरे को। 3AS2S3 प्लस 10NO3- प्लस 10H+ प्लस 4H2 gives 6H प्लस 9 सल्फर या 10 सल्फर, अच्छा 9 सल्फर, फिर उसके बाद 10 NO और कुछ बैलेंस हो गए। अब चार्ज देख लें या किसी एक एटम को, ऑक्सीजन को देख लें, ठीक है ना। चार्ज 0 -10 + 10, तो ये तो 0 हो गया, और इधर 0 है सही। ऑक्सीजन चेक कर लूं, ये 30 + 4 34, 6 × 4 24 + 10 34, बराबर है। तो ये चीज जो है हम इस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है, अब तक जो हम एग्जांपल ले रहे थे नॉर्मली वो थे आयनिक फॉर्म में बैलेंसिंग। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंसिंग आए तो कैसे करेंगे। आयनिक फॉर्म का सीधा सा मतलब है जिस रिएक्शन में आयंस दिखाई देंगे वो आयनिक फॉर्म में, ठीक है ना। और अगर जैसे इसमें आयंस दिखाई दे रहे हैं ना मुझे, अगर रिएक्शन में आयंस दिखाई दे रहे हैं तो आयनिक फॉर्म कहलाएगी। रिएक्शन में कोई आयन ना हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हो,
तो फिर हम उस रिएक्शन को बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो उसमें क्या रूल्स है वो हम देख रहे हैं। ये नोट कीजिए, बैलेंसिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म का मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आयंस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको पूरा मॉलिक्यूल दे दिया। जैसे मान लो मैं SO4-2 लिखूं तो ये तो आयन कहलाएगा, लेकिन अगर मैं H2SO4 लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। सही है। तो हमें जो है सबसे पहली जो चीज क्या करनी है, सबसे पहला स्टेप है कि कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म, ये सबसे पहला स्टेप है कि कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स आर ब्रोकन इनटू आयंस। ब्रोकन इनटू आयंस। अब ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर H2SO4 लिख देता हूं मैं, तो आप इसको कैसे तोड़ लोगे? 2H प्लस SO4 माइनस 2। अगर मैं बेस लिख देता हूं NaOH, तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस। अगर मैं सॉल्ट लिख देता हूं K2SO4, तो ये कैसे टूटेगा? 2K प्लस SO4 माइनस 2। ठीक, यानी कि नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन इनटू आयंस। अब वैसे ये आयनिक नहीं है, H2SO4 इज नॉट ए आयनिक कंपाउंड, बट आपको ये पता है कि जब पानी में H2SO4 जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हमेशा आयंस में टूट जाते हैं। ठीक ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आयनिक का पार्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज आयनिक का पार्ट है, एसिड और बेस का डिसोसिएशन। ठीक, तो हमारे दिमाग में जिन कंपाउंड्स के लिए आयंस आ रहे हैं, पॉइंट क्या है, जिन कंपाउंड्स के लिए हमारे दिमाग में आयंस आ रहे हैं उन कंपाउंड्स को तोड़ देना है आयंस में। ठीक ना, NaOH Na प्लस OH माइनस का कॉम्बिनेशन है, ये आयंस देता है। K2SO4 भी आयंस देगा। ठीक है, जहां एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल दिख जाए वो तो श्योर है कि किसमें टूटने वाला है? आयंस की फॉर्म, एक्सेप्ट 1 और 2 जो है, जैसे BeH2 अगर आ जाए तो नहीं तोड़ना है, जो केमिकल बॉन्डिंग के एक्सेप्शंस थे वो। तो ये पहला स्टेप है कि नॉर्मली अपन क्या करेंगे? सॉल्ट, एसिड और बेस को आयंस में तोड़ देंगे। दूसरा स्टेप इसमें ये है, सेकेंड स्टेप, इसको नॉर्मल फॉर्म से नहीं कर सकते जैसे आप मोल में करते थे? हाँ, उसे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा, अगर आप सोचेंगे कि नॉर्मल फॉर्म से कि मैं एटम से एटम बैलेंस करता जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी आप देख लेना, ठीक है ना, मैं आपको दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, H2O2 से मैं लिख दूं कि H2O प्लस O2। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन। अब बच्चा क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर यहां H2O लिखा, फिर यहां H2O से O2 लिखा। बेवकूफी है, बोलो। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़े कि रेडॉक्स को रेडॉक्स की तरीके से ही सोल्व करना है। अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये H2O बैलेंस है, हाफ O2 लगा दूं, बस बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसको रूल से ही बैलेंस करना है। अगर आपको रेडॉक्स भी दिख रही है कि मैं इसको देखते ही बैलेंस कर सकता हूं एटम से, तो कर दो उसको। अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है? लास्ट में बैलेंस रिएक्शन में एटम्स ही तो बैलेंस करने हैं, एटम और चार्ज। समझ गए बात? तो उसको अपन मोल से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि मैं इसको इजीली ऐसे ही सोल्व कर लूंगा। जैसे मोल का एक तरीका था, वो क्या था तरीका? हिट एंड ट्रायल वाला तरीका था, है ना, वहां कोई रूल नहीं थे, बस एटम बैलेंस करने। ये भी वही चीज है, लेकिन बस इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए अपने पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें पहला स्टेप समझ गया। दूसरा स्टेप है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक H2O
and CO2 are written as it is. As it is. यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड जैसे वाटर या CO2 आ गया तो CO2 को आयंस में नहीं ब्रेक करना है, उसको हम ऐसे कैसे लिखकर छोड़ देंगे. ठीक है. तीसरा जो स्टेप है वो है आयंस फॉर विच ऑक्सीडेशन स्टेट is not changed are eliminated. इसका मतलब यह है कि ऐसे आयन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +1 है और इधर भी +1 है, उनको वहां से अपन को उड़ा देना है, एलिमिनेट कर देना है रिएक्शन से. ठीक. उसके बाद चौथा स्टेप आएगा नाउ बैलेंस आयनिक फॉर्म. जब आपने आयंस हटा दिए, मान लीजिए प्लस आयन हटा दिया आपने रिएक्शन से, तो नेगेटिव आयन बच जाएगा ना. तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म वाली रिएक्शन थी मेरी, नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म. यानी मेरा मकसद क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म की रिएक्शन है मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, आयनिक फॉर्म, और फिर आयनिक फॉर्म को बैलेंस करना है, जो हम कर चुके हैं. ठीक. आयनिक फॉर्म बैलेंस करने के बाद फिफ्थ, नाउ अगेन एड those ions which were eliminated to convert ionic form into molecular form. तो पहले तो आप स्टेप दिमाग में रख लीजिए कि हमें कंपाउंड को तोड़कर आयंस में चेंज करना है, उन आयंस को हटाना है जिनकी स्टेट चेंज नहीं होती है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बैलेंस करना है, और वापस जो आयन हमने हटाए थे उनको ऐड कर आयनिक फॉर्म को वापस कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बिकॉज हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म से. तो स्टेप इज वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म का बैलेंसिंग, और अगेन आयनिक फॉर्म इनटू मॉलिक्यूलर. ठीक है. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आसानी से बैलेंस कर पाए. ठीक है ना. तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिएगा. क्वेश्चन कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंसिंग करना, अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहो, ठीक है, तो क्या ये बैलेंसिंग पॉसिबल है? इसको आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो बाद में, कि ये बैलेंस होगी कि नहीं होगी, कि इधर में यहाँ क्रोमियम 2 दिखाई दे रहे हैं, इधर 2 दिखाई दे रही है, ये तो बैलेंस है. आयरन ये इधर जो है मैं 2 कर दूं, ये बैलेंस कर दिया, और फिर उसके बाद आप H2SO4 को ऐसे यहां से बैलेंस करें, तो पॉसिबल नहीं है. बात समझ गए हैं? जब रिडॉक्स कॉम्प्लिकेटेड आएगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आप हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते जैसे आप मोल 1 में किया करते थे. ये दिमाग में बिठा लें. अगर हो जाता है तो तरीका गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो तरीका गलत होगा, लेकिन आप वैसे कॉम्प्लिकेटेड को बैलेंस नहीं कर पाएंगे. ठीक. तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि इनको जो है कंपाउंड्स को आयंस के फॉर्म में तोड़ना है. अब आप K2SO4 को K2Cr2 को कैसे तोड़ेंगे? 2K प्लस Cr2O7 -2. ये चीज हमें कैसे पता लगती है? यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. 11th और 12th में मिलाकर जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आपके 12th में चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल, उसमें आप पढ़ेंगे K2Cr2 डिटेल में. तो वहां जो वो चैप्टर बच्चा पढ़ लेगा तो उसे इतना आइडिया हो जाएगा कि ये टूटेगा कैसे. हो सकता है किसी बच्चे को अभी इसके बारे में आइडिया ना हो कि ये कैसे टूटेगा, तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम. जब हम 11th-12th फिनिश कर लेते हैं तो कम से कम इतना तो जान ही जाते हैं कि ये टूटता कैसे, FeSO4 कैसे टूटता है. अब कोई बच्चा कहे कि मुझे तो ये भी नहीं पता लगता है H2SO4 कैसे टूटता है, तब उसमें जो है थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है. जब वो पढ़ लेगा आयनिक वगैरह तो कम से कम इतना तो पता लग जाएगा ना उसे. ठीक है. तो ये वो चीज है जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है. 2K प्लस Cr2 -2. FeSO4 कैसे टूटेगा? प्लस SO4 -2. ठीक.
H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4। मैंने क्या किया है, इधर वाले सारे कंपाउंड्स को आयंस की फॉर्म में तोड़ लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में चेंज कर सकूं। इससे मुझे क्या मिलने वाला है? Cr2SO4 - 2। तो इसको मैं तोड़ दूं, 2Cr + 3 + 3SO4 - 2। क्योंकि कहीं भी अगर SO4 पड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में, तो SO4 सल्फेट आयन SO4 - 2 की फॉर्म में ही टूटता है। SO4 - 2 इज ए सल्फेट आयन, जो कि मुझे अलग कर देना है। यहां भी मैंने वैसे अलग किया, यहां भी मैंने वैसे अलग किया, इन दोनों केस में इसको अलग किया, प्लस Fe2SO4 होल 3। तो ये 2Fe + 3 + 3SO4 - 2 प्लस K2SO4 को कैसे तोड़ेंगे? 2K प्लस SO4। अल्कली मेटल हमेशा +1 स्टेट में जाते हैं। आयरन या तो +3 में जाता है या +2 में जाता है। हाइड्रोजन किस स्टेट में जाता है? +1। ठीक, तो ये पार्ट अगर अपन को क्लियर है, हमने तोड़ दिया इसे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? ऐसे आयंस या कंपाउंड आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा हो, जो दोनों तरफ कॉमन हो। तो जो कॉमन आयंस हैं, सल्फेट K+, ये सल्फेट, इधर सल्फेट, ये सल्फेट, सल्फेट और ये वो आयंस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन इधर जो है वही इधर है। इसका मतलब यहां पे रेडॉक्स चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं इस केस में? नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? हमने आयंस में तोड़ लिया इसको। जो आयन कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनको हटा लेना है, एलिमिनेट कर लेना है। हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि इधर कितने सल्फेट है, 2 दिखाई दे रहे हैं, इधर कितने हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं। सर आपने कैसे बैलेंस कर दिया इनको? ये 2 थे, ये 7 थे, तो 5 लिखना चाहिए था। समझ गए बात? ये डाउट आ रहा है बच्चे के दिमाग कि यहाँ 2 हैं और इधर 5 है, तो आप बैलेंसिंग में क्यों नहीं कर रहे हो? हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं अभी, हम एलिमिनेट कर रहे हैं उन आयंस को जिनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, जिनको हम बोल रहे हैं कि जो कॉमन आयंस है एक तरह से दोनों तरफ। ऐसा करने के बाद ये आयंस अगर मैंने हटा दिए, सपोज करो, कौन? हाँ, इस वाले को नहीं, एटम तो 2 ही है ना। अगर मैं इसको 3Fe+2 लिख देता हूं, इसका मतलब क्या निकलेगा कि 3 आयरन के एटम्स हैं। तो आगे तो वो नंबर आता है ना जो एटम का नंबर है, तो वैसा तो नहीं लिख सकता मैं। चलो, तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया? इनको तोड़ने के बाद आयंस लिखे और आयंस हटा लिए जो कॉमन है दोनों साइड में। अब मेरे पास क्या बचेगा? Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस Cr + 3 प्लस Fe+3, ठीक है ना, बाकी कर चुके हैं। अब बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है कि नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो? नंबर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है। H+ को हटा दूंगा मैं यहां से बैलेंसिंग करते हो, ये वो चीज आ गई जो अपन कर चुके हैं। बैलेंसिंग करना ही है तो नंबर से मतलब नहीं है मुझे। मैं क्या करूं? अब फ्रेश ये प्रॉब्लम बन गई आयनिक। इस फॉर्म को मैं क्या बोलूंगा? आयनिक फॉर्म। अब आयनिक फॉर्म अगर अपन ने लिख ली है तो मेरा अगला स्टेप क्या है कि Cr2O7 - 2 से मैं लिखूं Cr + 3 और Fe+2 से लिख दूं मैं Fe+3। क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर चुके हैं अपन इसको बैलेंस। बताइए क्या आंसर आएगा?
इसका आंसर होगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस यहां से 6Fe प्लस 2 प्लस आई थिंक 8H प्लस था, चेक कर लेना, 2Cr प्लस 3 प्लस 6Fe प्लस 3 प्लस 7H2O या 14H प्लस, सॉरी चेक कर लो चार्ज बराबर है क्या, 14 प्लस 12 26 24 6 प्लस ये बैलेंस हो गया। ये स्टेप समझ गए ना मैं कैसे कर रहा हूं, ये अपन अलग अलग करके जैसे वाटर जोड़ रहे हैं फिर H प्लस जोड़ रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये स्टेप। ठीक, अभी डायरेक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है कि इसमें जो है ये तो आयनिक फॉर्म में बैलेंस हो गया, अब मुझे इसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, इसके अंदर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सब में मुझे कौन कौन से आयन जोड़ने हैं जो मैंने हटाए हुए हैं। इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, K प्लस, इसमें SO4 माइनस 2, इसमें SO4 माइनस 2, इसमें SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2, और वाटर को तो मैं ऐसा कैसे लिख लूंगा 7H2 कैरी फॉरवर्ड करके। इधर आते हैं अपन, K प्लस इसमें जोड़ना है, कितने जोड़ूं, यहां क्या आ जाएगा K2Cr2O7 प्लस आयरन जो है इसमें FeSO4 बनाना है इसे, ठीक है, तो इसमें कितने जोड़ दूं, ये 6, क्या बन गया 6Fe प्लस इसको H2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो ये 14H प्लस है, तो यहां आगे क्या आना चाहिए, तो मैंने यहां कितना जोड़ा, ये 7, ये 6, ये तो हमें इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है, ये तो जोड़ के सीधा इसमें कन्वर्ट करना है। इससे मुझे क्या बनाना है, Cr2SO4 होल 3, ये 2 है और ये यहां पे, तो इसके आगे कोएफिशिएंट क्या होगा, अब चाहो तो आप ये लिखो चाहे ना लिखो, हमने तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कोएफिशिएंट लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये 2 Cr है, ये 2 Cr ऑलरेडी है, तो आगे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इन कोएफिशिएंट्स को हटा देता हूं, यहां आप देख लो, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, FeSO4 में, तो ये 6 है, तो यहां भी आगे क्या आ रहा है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां 2 एटम है, तो यहां भी कितने एटम है, 2। ठीक, इधर आया था अपन, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, Fe2SO4 होल 3, अब यहां कितने आ रहा है 6, यहां कितने आ रहा है 2, तो यहां कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए 3, और साथ में यहां 7H2O पहले से ही है। अब एक चीज मिसिंग है यहां पे, इसको इससे कंपेयर करो, एक चीज मिसिंग है K2SO4, तो K2SO4 मैंने यहां लिखा, अब इसके आगे क्या कोएफिशिएंट आएगा ये डिसाइड करेगा, इधर कितने पोटेशियम है 2, तो इधर कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा। अब ये इसका आंसर है मॉलिक्यूलर फॉर्म का। इसमें अपन क्रॉस वेरीफाई कर लें, किसी एक एटम को चेक कर लें कि ऑक्सीजन मैंने पकड़ा यहां पे, तो ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, काउंट कर लेना, 7 प्लस 24 प्लस 28 कितना हुआ 59, 12 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 4 बराबर है। तो अपना सोल पर्पस क्या है कि हम इसको जो है बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ कोफिशिएंट यहाँ लिखकर इसको वैसे डायरेक्टली बैलेंस कर लूंगा तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हम नहीं रोकेंगे कि आपको अगर ऐसे लगता है कि मैं यहाँ मोल 1 के तरीके से बैलेंस कर सकता हूं तो वो आपका तरीका, अगर आंसर सही आ रहा है तो वैलिड है, क्रॉस चेक कर लो उसको, समझ गए आप। लेकिन मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है तो ये चीज समझ लो एक बारी और। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन है तो सबसे पहला काम है कंपाउंड्स को आयंस में तोड़ना, अगला काम है आयंस को हटा देना
जो कॉमन है, ताकि कौन सी फॉर्म आ जाए, आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म को बैलेंस करना है, और आयनिक फॉर्म का बैलेंस फॉर्म आ गया अगर, तो उसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर। उसके लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, जो आयन मैंने हटाए थे उनको वापस जोड़ना पड़ेगा। कितने जोड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप तो ये देखो कि इसको मुझे इसमें ले आना है, तो मुझे 2 K+ जोड़ देने हैं और ये किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको मुझे ले जाना है इसके अंदर। तो मैंने इसको लिखा FeSO4, पर चूंकि 6 आयरन एटम है तो इसके आगे भी क्या आ गया, 14H+ को कन्वर्ट करना है H2SO4 में, तो H2SO4 के आगे क्या आ गया, 7, ताकि क्या बैलेंस हो गया, सही है। उसके बाद आगे इसको बदलना है मुझे Cr2SO4 इसको बदलना है इसमें, तो इसके आगे 2 एटम है तो इसके आगे कोफिशिएंट क्या लगेगा, Fe+3 को कन्वर्ट करना है Fe2SO4 में, इसके आगे 6 है तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, वाटर ऐसा का ऐसा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर मैं इसको आंसर में ना लिखूं तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम तो इधर है ही नहीं, तो पोटेशियम किसके अंदर गया था, पर ये हट गया था, तो K2SO4 वापस जोड़ा मैंने। अब कितना आएगा कोफिशिएंट, इधर 2 पोटेशियम है तो इधर कोफिशिएंट। अब अगर आपको डाउट हो तो लास्ट आंसर में आप एटम्स का बैलेंसिंग चेक कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि सही है कि, समझ गए बात को, नोट कीजिए इसे। चुके हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन और दूसरी रिडॉक्स बैलेंसिंग, ठीक ना। रिडॉक्स बैलेंसिंग अगर अपन देखें तो ज्यादा यहां पे काम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर की स्टार्टिंग अब होने वाली है इक्विवेलेंट कंसेप्ट की। तो सबसे पहले अपन ये चीज समझ रहे हैं, मोल वर्सेस इक्विवेलेंट। मोल के बारे में हम मोल कंसेप्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि मोल अगर निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और वो कैसे होता है, वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास। मोलिकुलर मास नहीं आता, आता है मोलर मास, ठीक। ये अपन मोल 1 में देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E से। और इक्विवेलेंस निकालने का तरीका है, सेम तरीका है वेट ऑफ कंपाउंड, लेकिन नीचे चीज आएगी इक्विवेलेंट मास। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास के बारे में। मोलर मास निकालना तो हम सीख चुके हैं, जो कि बहुत सिंपल चीज है, जैसे वाटर करना है तो 2 + 16 80। इस चैप्टर में हम सीखेंगे इक्विवेलेंट मास। अगर हमें इक्विवेलेंट मास पता लग गया तो वेट को डिवाइड करने पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। अगर मैं वेट को डिवाइड करता हूं मोलर मास से तो क्या चीज आ जाती है हमारे पास, नंबर ऑफ। ये हम सोल्व करना सीख चुके हैं मोल 1 में। अब हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं वो बता रहा हूं। ये रब कर दूं मैं पूरा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब ये लॉ जो है इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा, और दिस लॉ इज वेरी सिंपल। ये क्या बोलता है कि ऑलवेज one equivalent of a substance reacts with
one equivalent of another substance and one equivalent of a product is formed. ये सारा रिलेशन चलता है कि वन इक्विवेलेंट हमेशा वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है. अब मैं इसको कैसे समझा रहा हूं कि जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन लिख दी कि A प्लस बी से मैं बना रहा हूं AB3. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास. मैंने ये चीज शुरू में बोली थी कि किसी भी क्वेश्चन को हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, मोल से या फिर इक्विवेलेंट से. अब मैं पहले बात कर रहा हूं कि हमें मोल अच्छी तरीके से आता है, तो मेरा तरीका सबसे पहला होगा मोल से. मोल में अपन क्या करते थे इस चीज को, सबसे पहले बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, A प्लस 3B से अगला काम है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 3 1. सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, Na अपॉन 1 बराबर मोल मोल एनालिसिस लिखते थे 3 NAB3 अपॉन 1. सही है. ये तरीका तो हो गया हमारा मोल का. अब इस चैप्टर के बारे में बात करें, इक्विवेलेंट से अगर हम सोल्व करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट बोलता है कि ऑलवेज वन इक्विवेलेंट रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर. एक की रिएक्शन एक से होगी, इसका मतलब जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे यूज उतने ही इसके होंगे, बोलो, और उतने ही प्रोडक्ट के बनेंगे. यानी कि मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं EQ ऑफ A बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AB3. लगाना इसको बहुत आसान है इक्विवेलेंट कंसेप्ट को. मतलब अगर आप यहां देखोगे तो ये मोल से भी आसान दिखाई देगा आपको. यानी मुझे क्या लिखना है, सिंपली EA बराबर EB बराबर EAB3. इससे सोल्व करें. देखने में बहुत आसान नजर आ रहा है, ठीक है ना, कि यहीं से हम सीधा ही रख के सोल्व कर लेंगे. लेकिन यहां से कॉम्प्लिकेसी आगे स्टार्ट होगी जो बाद में पढ़ेंगे अपन. पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई करना है. ये बात समझ गए सब. और एग्जाम्पल में लिखता हूं इसका. पहले ये चीज समझ गए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि एक इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा और एक ही बनाएगा, ठीक है ना. यानी मैं इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूं, ये रब कर दूं, A प्लस बी से C प्लस डी. ठीक, तो आप सिंपली एक काम करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर H2SO4 की रिएक्शन NaO इससे कराया, क्या बनाया, Na2SO4 प्लस वाटर. अब मोल से जब हम सोल्व करते थे तो क्या करते थे, यहां 2 लगा देते थे बैलेंस करने के लिए. अब दो चीजें हैं, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो तो मोल से सोल्व करोगे. अगर आपको लगता है कि मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना चाहता या नहीं सोल्व हो सकती, तो फिर आप इक्विवेलेंट पे आ जाओगे. कैसे, ये समझाता हूं. पहले तो ये रिएक्शन में हम इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट H2SO4 बराबर इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट. अब आप समझना, अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया KMnO4 प्लस, या मैं आयनिक फॉर्म में लिख देता हूं MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 से मैंने बताया Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3. मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है. तो मोल से अगर मैं सोल्व करूं, तो मोल से सोल्व करने में मेरा पहला स्टेप आता है कि पहला स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन. हम सीख चुके हैं, बोलो.
अगर मान लो बच्चा ये चाह रहा हो कि मैं बैलेंसिंग ना करूं, तो सिंपली ये लिख सकता है कि इक्विवेलेंट MnO4 माइनस बराबर इक्विवेलेंट Fe+2 बराबर इक्विवेलेंट Mn+2 बराबर इक्विवेलेंट Fe+3। ये बात समझ में आ गई है? अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट कैसे लगाया जाता है वो लिख रहे हैं। जितने इक्विवेलेंट इसके उतने ही इसके, उतने ही इसके, उतने ही इसके। ठीक, ये ऐसा मुझे कब करना है? जब मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं। तो अगर मान लो बच्चे ने बैलेंसिंग कर ली तो फिर वो इक्विवेलेंट पे ना आए, तब वो क्या करे, बैलेंसिंग से ही सोल्व कर ले। तो दो ऑल्टरनेट अप्रोच अपने पास आ गए, दिमाग में बिठा ले इस चीज को, ध्यान सुने। अगर रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो तुम तो मोल कंसेप्ट से सोल्व कर लो, और अगर तुम्हें बैलेंसिंग नहीं करनी हो, हम उस स्टेप पे नहीं जा रहे बैलेंसिंग, तो फिर आप इक्विवेलेंट को लगा दो। अब इक्विवेलेंट लगाने में दिक्कत क्या आएगी? मोल निकालना तो बहुत आसान था, वेट अपॉन मोलर मास। मुझे क्या चीज निकालने पड़ेंगे? सबके इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया भी कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब हम आगे सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। मोलर मास कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उससे, बस वही दिक्कत आती है यहां पे, वरना यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तो इक्वेट करना है, बस खत्म। ठीक है, तो अब हम अगला सीखेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक। इसमें दिक्कत क्या आने वाली है? इक्विवेलेंट मास। तो इसके लिए अपन एक लाइन पहले याद रखेंगे, वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। या मैं ये कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसको शॉर्ट में EM लिख रहा हूं। ठीक है, तो सारा काम हमारा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं पहले। इक्विवेलेंट मास it is mass of compound which can displace 1 gram of hydrogen, या इसको मैं कह सकता हूं 1 equivalent of hydrogen during reaction, displace या ऑब्लिक रिएक्ट। वैसे तो इक्विवेलेंट मास निकालने में हम इसका यूज नहीं करेंगे ज्यादा, पर एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका ज्यादा यूज होगा नहीं। चैप्टर का भी स्टार्टिंग जो मेन कंटेंट है वो अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा मैं। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है, इट इज अ मास ऑफ कंपाउंड विच कैन डिस्प्लेस और रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन। अब जैसे मुझसे एग्जाम्पल में पूछ लिया, एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 से यहां बना दिया हमने 2HCl। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको एक और तरीके से सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं कैसे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास ये बोलता है, मोल से देखूं मैं तो इसका एक मोल कितने से रिएक्ट करता है? ये मैंने कैसे बोला? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका एक मोल यानी 2 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है? 71 ग्राम से। इसका 2 ग्राम मतलब 2 इक्विवेलेंट हुआ। क्यों? यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन चैप्टर का। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। 2 ग्राम कितना इक्विवेलेंट हुआ? 2 इक्विवेलेंट। अगर ये 2 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो ये चीज क्लोरीन भी कितनी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि
क्योंकि अगर ये एक इक्विवेलेंट है तो ये भी एक ही होगा, बराबर होने चाहिए दोनों के। बोलो, ये तरीका अपन नेक्स्ट क्लास में एक अलग डिफरेंट मेथड से, ये नहीं यूज करेंगे अपन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन के हिसाब से मैं दूसरा तरीका बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये एक बेसिक एक अपन देख रहे हैं। दो इक्विवेलेंट कितने से रिएक्ट कर रहा है? दो इक्विवेलेंट। दो इक्विवेलेंट का मास कितना दिखाई दे रहा है? तो एक इक्विवेलेंट का मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। दो इक्विवेलेंट बराबर है 71 ग्राम के, तो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट बराबर होगा। और एक इक्विवेलेंट के मास को ही क्या बोलते हैं हम? मास ऑफ वन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। दो इक्विवेलेंट का मास है 71 ग्राम, तो एक इक्विवेलेंट का कितना होगा? 35 पॉइंट। ये चीज मुझे यहां से पता